तो आज हम लोगों को नया चैप्टर शुरू करना है इसमें। इसका नाम है एनालिटिक फंक्शंस। तो क्या होता है एनालिटिक फंक्शन, कोई फंक्शन किस सिचुएशन में होगा, इस पे बातचीत करते हैं। एनालिटिक फंक्शंस मतलब सही बताएं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहीं से स्टार्ट हुआ। अभी तक जो था वो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था। एक्चुअल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहाँ से होगी। तो बच्चों मैं पहले आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में शुरुआत करता हूँ कि आप लोग डेरिवेटिव की बात करते हैं किसी पॉइंट पे। तो जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट है उसमें हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, किसी पॉइंट ए पर अगर फंक्शन डेरिवेटिव हो रियल एनालिसिस में, तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड टू ए, इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव को। इसमें अब यह है कि एक्स ए की ओर आ रहा है तो दो तरीके से आ सकता है। ए कोई पॉइंट होगा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, और इस आधार पर आप दो डेरिवेटिव की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। कॉम्प्लेक्स प्लेन में बच्चों लेफ्ट या राइट का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पाथ से आ सकते हैं। तो फिर आप किसको लेफ्ट राइट, फिर तीसरा क्या लेंगे आप उसके बाद? तो ये व्यावहारिक परेशानी है। डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है आप लोगों ने थोड़ा सा रिकॉल किए होंगे चीजें कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, रियल में कोई दिक्कत नहीं है, वो यहां भी आएगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। डेरिवेटिव जो राइट हैंड साइड है वो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पाथ इंडिपेंडेंट, इसका क्या मतलब है, थोड़ा इस पे बातचीत कर लेते हैं। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब किसी भी पाथ से आए वैल्यू एक ही आनी चाहिए। अगर अलग अलग पाथ से आने पर वैल्यू अलग अलग आ जाएगी तो इसका मतलब तो वैल्यू पाथ पे डिपेंड कर रही है, तो पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये लिमिट पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। किसी भी पाथ से आए, किसी भी रास्ते पहुंचे आप उस पॉइंट पर, वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी आप कहेंगे पाथ इंडिपेंडेंट है। अब बच्चों एक चीज और पढ़ी थी हमने रियल एनालिसिस में, उसको हम कहते हैं नेबरहुड। नेबरहुड पे बात की हमने। वहां तो ठीक है, हम इंटरवल का कंसेप्ट लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में तो इंटरवल जैसा क्या लेंगे आप, सेंस समझ रहे होंगे। तो अगर आप किसी पॉइंट ए के चारों ओर एक ओपन सेट ऐसा बना रहे हैं, ये ओपन सेट है मतलब बाउंड्री छोड़ के अंदर के पॉइंट, तो ये नेबरहुड हो जाएगा। नेबरहुड कितना ही छोटा लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही स्थिति है। हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है, ये अपने आप में कंप्लीट है, डेंस है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास कितना ही छोटा नेबरहुड लीजिए उसमें हमेशा अनकाउंटेबल पॉइंट आएंगे। कितना ही छोटा कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रियल में होता है दो रियल नंबर के बीच, वैसा ही सेंस समझिए कि किसी भी पॉइंट का कितना ही छोटा नेबरहुड लीजिए उसमें हमेशा अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। अब बच्चों परेशानी ये है कि आखिर रियल में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही होंगी जिस वजह से आप कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं। तो उसमें एक मैंने पहले दिन भी आप लोगों को बताया कि अगर मैं कोई इस टाइप का फंक्शन मान लूं और इसके साथ जो बाकी पोर्शन है वो बाउंडेड हो, तो आप गौर करिए, मान लो ये डिफरेंशिएबल है, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स सब निकालते रहिए, लेकिन जो ही एक्स टेंड्स टू जीरो करेंगे तो ओरिजिन पर सभी ये जीरो होते जाएंगे। तो टेलर एक्सपेंशन नहीं निकाल पाएंगे आप फंक्शन का। तो किसी भी फंक्शन का टेलर एक्सपेंशन निकले जरूरी नहीं है रियल में।
दूसरी परेशानी ये है कि फंक्शन अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है रियल में, तो जरूरी नहीं है जो डेरिवेटिव आया वो आगे को डिफरेंशिएबल हो। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपको हर स्टेप पे चेक करना पड़ता है। तो एफ एक्स अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो ठीक है, एफ डैश आ गया। अब फिर एफ डैश के लिए भी वही रूल है कि एफ डैश जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो एफ डबल डैश आ जाएगा, एंड सो ऑन। हर स्टेप में ये परेशानी है। इन दोनों परेशानियों से जूझने का बेहतर तरीका वो है जो हमने ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, एनालिटिक फंक्शन। वो आपको इन दोनों से मुक्ति दिला देगा। तो फिर अब सबसे पहले ये समझना चाहिए हमको कि एनालिटिक फंक्शन किसको कहते हैं। देख, एफ जो फंक्शन होगा इस बार, अब वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स में है तो हम सी टू सी ले लेते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स वेल बी अ फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हुआ है आपके पास। बच्चों, एफ सी टू आर भी हो सकता है कई बार। जैसे अगर मैं ऐसा ले लो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, तो जो राइट साइड में, लेफ्ट में तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे, लेकिन राइट में जब वो मॉड लेके जो वैल्यू आएगी वो तो रियल नंबर हो जाएगी। तो ये सी टू आर हो जाएगा ऐसा। आर टू सी भी कई बार डिफाइन किया जा सकता है। आर टू आर तो आपने कई बार पढ़े ही है पूरी रियल एनालिसिस में। ऐसा फंक्शन भी डिफाइन किया जा सकता है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आई एक्स स्क्वायर मान लो। अब आप एक्स की वैल्यू रखते जाइए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते जाएंगे। तो कई बार आर टू सी हो सकता है, कई बार सी टू सी हो सकता है, सी टू आर हो सकता है, और आर टू आर। मैं समझा पाया आप लोगों को? फंक्शंस में आर और सी में ही कंपेयर। यस सर। तो हम एक फंक्शन ऐसा ले लेते हैं। अगर ये लेट एफ बी डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू ए। बच्चों, हम स्मॉल जेड बनाते हैं यहाँ पर नॉर्मली, तो इसलिए बीच में लाइन खींच देते हैं ऐसे। जब ऐसा लिखा गया हो तो हम मान लेंगे वो कैपिटल जेड। तो मैं नॉर्मली स्मॉल जेड ही ज्यादा लिखता हूँ, तो वो इसलिए बीच में लाइन जैसी खींची भी मिलेगी आपको। किताब वाले तो ठीक है, कैपिटल जेड स्मॉल जेड बना लेंगे। हम लोग अपनी लैंग्वेज में जेड ऐसे बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो एफ एक फंक्शन है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू ए, मतलब हर नेबरहुड की बात नहीं हो रही है, एक नेबरहुड कहीं से मिल जाए बस, आप किसी तरह से नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल टू ए सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल। पूरा लिख देता हूं, पहली बार है। एफ इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ द नेबरहुड। पूरा नेबरहुड शॉर्ट में लिख दीजिए, हो गया। इतना लंबा क्यों लिख रहे हैं बार बार? इस लाइन को समझिए, देन बाकी तो फिर रटा रटाया है। एफ इज कॉल्ड एनालिटिक एट जेड इक्वल टू। किसी पॉइंट पर अगर आप कहते हैं कि ये एनालिटिक है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल है, और उसके साथ साथ उसका एक छोटा सा नेबरहुड जरूर मिलेगा जिसके हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। तो आप समझ रहे होंगे एनालिटिक होना डिफरेंशिएबल से ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें ए पर ही डिफरेंशिएबल नहीं होना है, बल्कि ए के हर नेबरहुड में, सॉरी, ए का एक नेबरहुड तो मिलेगा, हर नेबरहुड नहीं।
कम से कम 8 नेबरहुड ऐसा मिलेगा ए के चारों ओर जिसके हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। ऐसा होने पर आप ए पर एनालिटिक है कहेंगे इसको। बहुत टफ कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी के मुकाबले एनालिटिक होना। मैं समझा पाया आपको? यस सर। किसी पॉइंट पर एनालिटिक होने का मतलब उस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल होना ही है, और कम से कम 8 तो मिलना चाहिए। ज्यादा भी मिल सकते हैं लेकिन 8 तो मिलना ही चाहिए नेबरहुड। उस नेबरहुड के हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो पॉइंट पर तो होना ही चाहिए, पॉइंट के पड़ोस अड़ोस पड़ोस में भी होना चाहिए, मतलब तब जाके आप कहेंगे कि उस पॉइंट पर एनालिटिक है। बच्चों यहाँ पर जब भी हम लोग ये नेबरहुड ही बात करेंगे तो पूरा एनालिसिस में हर जगह पर हम नेबरहुड को एक ओपन सेट लेते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी मैं नेबरहुड की बात कर रहा हूं उसमें ओपन सेट पे हम बात करेंगे। ओपन सेट आप लोगों को मालूम होगा, नहीं तो मेरे पिछले लेक्चर्स में कहीं देखिएगा कि हम ओपन सेट में ही फोकस करते हैं। तो उम्मीद है एनालिटिक आपको समझ में आ गया होगा कि एनालिटिक फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्या अंतर है। डिफरेंशिएबल फंक्शन किसी पॉइंट पर होता है, एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल है, उसका एक पड़ोस भी होगा, और उस पड़ोस एक नेबरहुड होगा। और नेबरहुड तो कितना ही छोटा हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कितनी टफ कंडीशन है एनालिटिक होना। अब आप इसका फायदा समझिए बच्चों। इसके दो फायदे तो मैं आपको यहीं पर बता रहा हूं। एफ अगर एनालिटिक है तो एफ प्राइम, एफ डबल प्राइम या डबल डैश जो भी बोले, एफ ट्रिपल प्राइम, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालिए, वो सब के सब हमेशा पूरी जो खानदान आएगी ना इसकी, वो एनालिटिक ही होगी पूरी। अगर एफ एनालिटिक है तो एफ को जितनी मर्जी बार डिफरेंशिएट करो कोई दिक्कत नहीं है, सब एनालिटिक होंगे। जबकि रियल में आप ऐसा नहीं कह पा रहे थे। एक तो ये बड़ा अंतर है रियल और कॉम्प्लेक्स में। दूसरा, टेलर एक्सपेंशन हर हालत में मिलेगा, हर एनालिटिक फंक्शन का टेलर एक्सपेंशन मिलेगा। हर एनालिटिक फंक्शन का टेलर एक्सपेंशन मिलेगा, जबकि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन का टेलर एक्सपेंशन नहीं भी मिल सकता। हमने ऐसा देखा है। तो बच्चों अगर कभी पूछा जाए कि रियल और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अंतर या जरूरत कॉम्प्लेक्स की कहाँ पर है, तो कॉम्प्लेक्स क्यों थोड़ा ज्यादा बेहतर है कई मामलों में, कई और पॉइंट आपको समय के साथ मिलेंगे धीरे धीरे। शुरुआती समझ थोड़ा बेहतर हो पाई कि एनालिटिक क्या होता है और किस तरह से डिफरेंशिएबल यस से ज्यादा एडवांस है। यस सर। सर यस। सर एक हम्म। क्वेश्चन था ना इसमें। हम्म। सर अगर एफ एनालिटिक है तो एफ सी इन्फिनिटी फंक्शन होगा, क्लास इन्फिनिटी फंक्शन। हाँ, बिल्कुल। अब बताओ फिर बाकी लोगों को वो क्या होता है। सर जैसे हम बोलते हैं ना क्लास एन फंक्शन बोलते हैं किसी फंक्शन को, तो क्लास एन का मतलब ये होता है कि सर उसका एन डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर ही रहा है और वो हम्म। कंटिन्यूस भी है। उसके सभी एन डेरिवेटिव के लिए अगर हम उसको सी इन्फिनिटी बोलते हैं तो वो एन जो होंगे वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। हाँ, तो फिर आप ये समझो कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस होगा, ये थ्योरम यहाँ भी होल्ड करेगी। हम इसको दिखा भी देंगे अभी एनालिटिक दिखाने के बाद। तो अभी मैं जो अब मेन करने वाला हूँ वो कॉची रीमन इक्वेशंस पे फोकस करने वाला हूँ, तो वो किया जाए। तो हेडिंग डालिए, ये एनालिटिक फंक्शंस की स्पाइनल कॉर्ड है। दो महान गणितज्ञ हैं, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन क्रॉसी और जर्मन मैथमेटिशियन रीमान। कॉची रीमन इक्वेशंस। If f is analytic at z इक्वल टू किसी पॉइंट पर, मान लो a, then
it will satisfy Cauchy Riemann equation, शॉर्ट में CR equations at that point. अब सवाल ये उठेगा Cauchy Riemann equation क्या है? That is, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं. इफ हम अब लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड होगा यहाँ. जैसे वहाँ बच्चों आप लोग जब रियल पढ़ते हैं तो एफ ऑफ एक्स पढ़ते थे, तो आप उसे वाई ले लेते थे. वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ एक्स वाई दोनों ले लेते हैं हम. तो हम डब्लू मान ले रहे हैं एफ जेड को, और इसको हम ऐसे मान ले रहे हैं कि यू प्लस आई वी. क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी. तो उसे यू प्लस आई वी मानिए. अब ये बच्चों ध्यान सॉरी सर, दीजिए. एक सर एक प्रॉब्लम आ रही है सर, ये स्क्रीन में ना सर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं सर, जिसके वजह से कई कई जगह पर जब आप लिख रहे हो तो सर वो दिखाई नहीं दे रहा है. साफ नहीं आ रहा? हाँ सर, ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं सर उसमें स्क्रीन में. स्क्रीन लैपटॉप की साफ नहीं है कह रहे हैं आप? हाँ सर. अच्छा, मैं आज फिर इसको सर भाई, एक, हाँ. और सर लोगों का क्या टॉप में एक ओपिनियन है? बार आ रखा है। सर टॉप में ब्लैक बार आ रखा है, उसके नीचे क्लियर है। अच्छा यार, ये अब यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है बेटा ना, मुझे अंदाज नहीं आ रहा. सर जितना मैं लिखा आपको है सेंड वो करता साफ हूँ. दिख रहा है. सर हाँ सर. कौसी रीमार्क के ऊपर से बाहर है, उसके नीचे क्लियर है पूरा। बार तो मैंने नीचे लगा रखा था, ऊपर आ गया. बार तो यहाँ पे लगा है. नो सर, चलो यार. ब्लैक कलर का जो आ रहा है। अरे भाई वो कोई बात नहीं, नीचे तो दिख रहा है साफ. यस सर। चलो छोड़ो फिर, कोई बात नहीं. अभी ऑनलाइन है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना चाहिए. मेरे पास सामान्य लैपटॉप है, कुछ ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है नहीं. हाँ चलो बच्चों, हम u को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यू एक्स ट्रोमा वाई प्लस आई वी एक्स ट्रोमा वाई. क्योंकि u और v नंबर नहीं है बच्चों, अब तो फंक्शंस हैं, तो u भी फंक्शन होगा. किसका फंक्शन होगा? x और y का ही होगा. और v भी x और y का फंक्शन होगा. ठीक. तो फिर क्रॉस रीमैन इक्वेशंस क्या होती है, मैं वो बता रहा हूँ. तो सी आर इक्वेशंस आर यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स. ये दो इक्वेशंस को क्रॉस रीमैन इक्वेशन कहते हैं. और यू एक्स का मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई. आप ऐसे भी कहते थे डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स. जिस फॉर्म में आपको लिखना पसंद हो आप लिख लीजिए. हमें यह प्रूव करना है क्रॉस रीमैन इक्वेशंस आर नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट. मजेदार स्थिति देखिएगा. सी आर इक्वेशंस are necessary but not sufficient conditions for analyticity. हाँ किसके लिए? फॉर एनालिटिसिटी या फॉर बीइंग एनालिटिक फंक्शन. बच्चों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं बोलजानो वीरस्ट्रस थ्योरम बता रहा था आप लोगों को. तो मैंने कुछ बताया था वहां पर, अगर आपको याद हो तो. क्या कहा था? बोलजानो सर वीरस्ट्रस बोल्जानो थ्योरम आपको वाइस्ट्रास सफिशिएंट थ्योरम कंडीशन देती इज है सफिशिएंट कंडीशन. यस सर. और नेसेसरी नहीं बट देती. नॉट नेसेसरी. अब हाँ, और ये मजेदार स्थिति है, आपको नेसेसरी देती है, सफिशिएंट नहीं देती. और मैंने एक दो एग्जाम्पल बताए थे जहां नेसेसरी है और सफिशिएंट भी है. और कई ऐसे एग्जाम्पल है जहां नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट वाली स्थिति है, जैसे कॉम्पैक्ट सेट और कनेक्टेड सेट. कॉम्पैक्ट है तो जरूरी नहीं है कनेक्टेड हो, कनेक्टेड है तो जरूरी नहीं है कॉम्पैक्ट हो. वो ना तो नेसेसरी होता है ना सफिशिएंट ही होता है, कुछ नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट मैटर हो जाता है. तो ये नेसेसरी है और सफिशिएंट नहीं है.
अब हमारा काम है इसको प्रूफ करना कि मैथमेटिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं इससे। चलिए प्रूफ पे बात करते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं नए लाइन नए पेज से करता हूँ प्रूफ। देखिए लेट W इक्वल टू एफ जेड। एफ जेड का मतलब हुआ, एफ जेड का मतलब एक्स प्लस आई वाई हुआ वैसे तो, हम ऐसा मान लेते हैं, या यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ठीक। अब देखिए जेड आपके पास एक्स प्लस आई वाई है, तो डेल्टा जेड क्या होगा? डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। तो जहां पर जेड प्लस डेल्टा जेड लिखना है, आप लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आई टाइम्स वाई प्लस डेल्टा वाई। ये हो गया। सिंस एफ इज एनालिटिक, तो फिर डेरिवेटिव एडजस्ट करेगा, एफ डैश जेड एडजस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। एफ डैश जेड कैसे लिखेंगे बच्चों? लिमिट एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, जहां डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो हो। ये ठीक है या नहीं? ब्लैक यस लाइन सर। यस सर। तभी आ रही होगी, अब तो नहीं आ रही होगी। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा बेटा, एफ प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इक्वल टू एफ डैश ए। ऐसा पढ़ा है? देखिए तो, क्या मैंने कॉम्प्लेक्स में ऐसा ही लिखा है? यस सर। यस सर। तो फिर इसको हम लिख लेते हैं, डेल्टा जेड को लिखेंगे डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, दिस टेंड्स टू जीरो। एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड ही जो लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आई वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। केवल वैल्यू रखनी है। यार ये बताओ, इक्वेशन वन में जहां मैंने सही का निशान लगाया है, एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई को आपने लिखा है यू और वी में, तो उस हिसाब से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई वाई प्लस डेल्टा वाई क्या लिखना चाहिए, मुझे बताएंगे आप लोग? यू ऑफ यू एक्स प्लस एक्स डेल्टा प्लस एक्स डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई वी, हाँ, प्लस प्लस आई वी एक्स प्लस एक्स डेल्टा प्लस एक्स डेल्टा एक्स वाई प्लस वाई डेल्टा प्लस वाई डेल्टा वाई। ये तो हो गया एफ जेड प्लस डेल्टा जेड वाला। माइनस यू यू ऑफ एक्स वाई माइनस आई वी ऑफ एक्स वाई एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल्टा प्लस एक्स। आई डेल वाई, हाँ अब बेटा डेल्टा। डेल मत बोलो, डेल ऐसा होता है, या तो कैपिटल डेल ऐसा होता है और स्मॉल डेल ऐसा होता है। कैपिटल डेल्टा ऐसा होता है, स्मॉल डेल्टा ऐसा होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। डेल पार्शियल सेंस में आता है, ये चेंज के लिए आता है। मैंने डेल तो कहीं लिखा ही नहीं है अभी, बाद में लिखूंगा, वो भी स्मॉल वाला। डेल ऑपरेटर और डेल्टा ऑपरेटर न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी पढ़े होंगे, तो इसको डेल मत बोला करिए प्लीज। ये ऊपर वाला डेल है, इसको जब बोला जाता है तो डेल बोला जाता है, नीचे वाले को जब बोला जाता है तो डेल्टा बोला जाता है। ये दोनों डेल्टा है और ये दोनों डेल है, कैपिटल और स्मॉल का है। सभी लोग सहमत हैं? यस सर।
Yes, sir. Yes. तो मैं उसको दोबारा लिख रहा हूँ, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। यू वाले एट्स लिख लेते हैं, तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। ये 8 हो गया प्लस आई टाइम्स, तो फिर 8 ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा। हमारे पास ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए प्लीज केस फर्स्ट, यहां से बच्चों जो जेड है कोई पॉइंट है यहाँ पर, आप आ रहे हैं ऐसे, डेल्टा एक्स भी जीरो को जा रहा है, मान लो ये जीरो है, और डेल्टा वाई भी जीरो है। आपने लिमिट लगा रखी है बाहर से डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई जीरो। तो आप देखिए दो रास्तों से आ सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। कोई और रास्ता अपनाने के बजाय ये सबसे सेफ रास्ते हैं हमेशा। आप इसको एक्स समझिएगा, इसको वाई। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस अगर एक्स एक्सिस में आ रहे हैं तो ये तो मान के चलिए कि डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो फिर जहां पर आप लिखते थे डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, तो उसका मतलब डेल्टा वाई तो जीरो है, तो खाली डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा या नहीं? Yes, ये दो sir. लाइनें समझ में आई सभी लोगों को? यस बच्चों सर। जब एक्स एक्सिस में चलोगे तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है, तो डेल्टा वाई जीरो है। तो अब बताओ इक्वेशन 1 क्या बनेगी? Sir, limit delta x tends to 0. फिर लाइन दिख रही है आप लोगों को? अपने आप आ गया इस पर। सर अब ब्लैक बॉक्स क्लियर हो गए हैं। अब वो लाइन यहाँ आ गई है, अब मुझे दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं। लिमिट क्या हो जाएगी अब? डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, 0. डेल्टा वाई जीरो रख दो भाई, ये वाला। तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये पहला ब्रैकेट था, प्लस आई टाइम्स वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब वो ये हो गया। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सभी लोग इधर देखिएगा प्लीज। देखो बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट वाई वाई ही रहा है, पहले भी वाई था बाद में भी वाई है यहाँ पर। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट पहले एक्स था, बाद में कितना हो गया है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वाई वाई ही रहा। तो ये बताओ वाई कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आया और एक्स में आया, ये पार्शियलिटी है या नहीं है? Yes, sir. Partial with है सर। respect to u. अगर तो इसको with लिखना respect चाहिए X डेल के यू, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। x. डेल एक्स ऐसे ही दूसरे वाले में भी देखिए, ये डेल वी अपॉन डेल एक्स हो गया। डेल ये एक्स आपके पास एफ डैश जेड की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले केस में जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग चले हैं तो ये सिचुएशन आई। अब दूसरा केस सेकंड, केस सेकंड में अलोंग वाई एक्सिस चलेंगे आप तो क्या होगा? वाई Sir, एक्सिस में delta x 0.
डेल्टा डेल्टा एक्स जीरो। 0 हो जाएगा, और फिर डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 आ जाएगा। आप उसमें लिमिट ले आएंगे तो उस समय जरा देखिएगा प्लीज। लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 है, क्या आ जाएगा एफ डैश जेड? पहले क्वेश्चन से ही दोबारा आप डेल्टा एक्स से 0 कर लीजिए, यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई डेल्टा माइनस वाई यू एक्स वाई अपॉन आई डेल्टा वाई। आई डेल्टा वाई ना, यस सर। प्लस आई टाइम्स वी एक्स वी वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई। बच्चों एक बार एक्स को 0 करना है, एक बार वाई को, बस आई डेल्टा वाई। सेकंड में तो आई कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो ये आपके पास आ जाएगा। इस बार गौर कीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट वही रहा, वाई कोऑर्डिनेट में बदलाव आया है, तो ये आ गया 1/i डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस यहाँ आई से आई कैंसिल डेल वी अपॉन डेल वाई, तो माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। आपके पास ये एफ डैश जेड आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3। सभी लोग ये जानते हैं आई स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस आई स्क्वायर +1 होता है, तो माइनस आई का यस मतलब सर। 1/i। इतना तो मेरे ख्याल से मान के चल रहा हूँ मैं, आता होगा। यस सर। तो अब आप रियल और देखो बच्चों, यहां तक अगर समझ में आया है तो लिखना बंद कर दो, बाद में लिख लेना। मेन चीज समझिए आप। मेन चीज ये है कि इक्वेशन 2 और 3 एक ही बात को रिप्रेजेंट, पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कहा था लिमिट हमने। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब चाहे आप सेकंड इक्वेशन करें या थर्ड, बराबर होनी चाहिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में बराबरी का मतलब रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, तो प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए तो प्रूफ होगा या नहीं होगा, समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? यही कॉची रीमन इक्वेशन है। तो सर आप खुद समझेंगे कि ये बड़ा आसान हाँ बोलिए। सर आपने बोला था कि कॉम्प्लेक्स में किसी भी पॉइंट पर आने के लिए इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं, तो किसी कोई आर्बिट्री पाथ के लिए नहीं है क्या हमारे पास? इसमें तो हम सिर्फ एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ही उस पॉइंट पे जा रहे हैं। हम्म रॉसी और रीमान ने जो काम किया वो सिंपल काम किया है, एक्स और वाई के अलग। ये सबसे अच्छा तरीका है। और क्रॉसी रीमान आप लोगों ने कई जगह यूज की होंगी, फ्लूइड डायनामिक्स में यूज की होंगी, और यस सर, वेरी। एप्लीकेशन बहुत है। तो फिर इन जनरली बनाए रखो उसको, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड वाला शुरू वाला। अगर आपको जनरल चाहिए तो जनरल में फिर एक्स वाई में क्यों तोड़ना है, एक्स वाई के अलावा जाना ही नहीं है, तो फिर तो डेरिवेटिव एक जनरल डेरिवेटिव है, बस यही बोलिए आप, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, कहीं से भी आओ, दैट मस्ट बी पाथ इंडिपेंडेंट, बस हो गया। आप क्योंकि एक्स और वाई में तोड़ रहे थे इसलिए मैंने उसको एक्स और वाई के अलाउंड कर दिया है। अब ठीक है। यस सर। हम्म ये है। तो क्रॉसी रीमान सभी लोगों को समझ में आया, बहुत आसान काम है। और बच्चों ये सफिशिएंट नहीं यस। है केवल। हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहे थे सर? नो सर, यस कह रहा था। बच्चों केवल क्रॉसी रीमान सेटिस्फाई होने से कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं भी हो सकता। क्रॉसी रीमान को एनालिटिक होने का मतलब क्रॉसी रीमान हर हालत में सेटिस्फाई करेगा, लेकिन क्रॉसी रीमान सेटिस्फाई हो जाए तो भी जरूरी नहीं है एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका मतलब हमें कुछ और भी लेना पड़ेगा स्टेशन।
ट्रांसवर्स पार्ट के लिए, लेकिन ट्रांसवर्स हम बाद में करेंगे, कुछ और चीजें करनी है उससे पहले। एलिमेंट्री हमें क्रॉस रीमन के ही आधार पे आ, कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स निकालने हैं, सफिशिएंट पार्ट बाद में करेंगे। क्या ये सभी लोगों को समझ में आ पाया अभी? यस सर। चलिए ठीक है यस बच्चों। सर। हाँ, अभी इतना ही करते हैं इसको।